जय हिंद आप सभी को। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं द सिलेक्शन गुरु बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक। आज इसमें जो है ना पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, इसके पहले वाले क्लास में आपको वीडियो आया था, उसमें अब आपको सिलेबस जो है ना आपको दिखाया थे कि जो है ना स्टार्टिंग में क्या क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सारा आपको, अगर आपको उस क्लास को आप लोग नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। उसमें आपको जो है ना सारा जो है सिलेबस स्टार्टिंग में जो दिया हुआ 1 से लेकर 16 पेज तक वो सारा आपको उसमें बताए हैं। और स्टार्टिंग में जो है ना इस बुक में पॉलिटी से सर के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो पॉलिटी से ही चलेंगे, शुरू से ही अच्छा रहेगा। और जैसा अभी जितना दिन में ख़त्म होगा, मान लीजिए कि अगर सारा अगर 1 से लेके शायद 102 पेज तक जो है ना पॉलिटी का सारा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो जो भी लगे 10 दिन लगे 15 दिन लगे, जो भी होगा 1 घंटा में जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना जो है ना क्वेश्चन पेपर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और ज्ञान बिंदु का तो क्वेश्चन बैंक आ ही रहा है, कंटिन्यू आपको आते रहेगा, और इसका भी क्लास देखिएगा तो क्या होगा, आपको पीछे से क्या होगा, रिवीजन होते जाएगा। आपको इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, सारा पॉलिटी का अगर क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में तो सारा आपको जो है ना एक जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये भी बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जगह है। तो ये जो बुक है न्यू अपडेटेड बुक है, जो सर के द्वारा सेकंड एडिशन आया है अभी हाल ही में। जो बुक पहले जो प्रकाशन जो आया था उसमें जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर इसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस बार जो है सारा क्वेश्चन पेपर ऐड है। अभी तक जो भी बिहार दरोगा एग्जाम हुआ है वो सारा क्वेश्चन पेपर इस बुक में ऐड है। तो आज से जो है ना इस बुक को स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सिलेक्शन गुरु का वो सब करवाइए, और ये सब का जो PDF है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सिलेबस का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, और जैसे से क्लास आएगा इस बुक का वैसे वैसे आपको PDF वहाँ पे दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में जो है ना देखिए क्या है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था है। देखिए यहाँ से पहला जो चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें 1 से 104 पेज तक पूरा जो है ना पॉलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉलिटी से करने वाले हैं, लास्ट तक पॉलिटी, उसके बाद क्या होगा तो फिर हिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो पहले पॉलिटी पहले ख़त्म हो जाए उसके बाद है ना हिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास में जो है ना पॉलिटी पढ़ने वाले हैं आप लोग। जो है ना ये देखिए सारा जो है ना सिलेबस पूरा दिया हुआ है, तो सिलेबस का पूरा PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। देखिए क्या है, तो बिहार दरोगा द्वारा 8 से लेकर अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का क्या है इस बुक में संकलन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे अपने जगह पे ज्ञान बिंदु इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है ना, कोई भी अगर इनको किसी को खाने में एक साथ अच्छा लगता है, किसी को मतलब अलग अलग खाने में अच्छा लगता है, तो वो सबका अपना अपना टेस्ट खाने का पढ़ने का सब कुछ अलग अलग तरीका होता है, सब कुछ काम करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी का है। ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक ASI प्रारंभिक परीक्षा 2008 का जो क्वेश्चन है, ये 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से जो है ना वैकेंसी स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड, यहाँ पे कह रहा है ना कि झारखंड देश का कौन सा राज्य बना, बताइए। झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य बना, कौन सा राज्य है, मतलब जो कौन सा राज्य का नंबर पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C 28वां राज्य है। क्या 28वां राज्य है, देखिए कह रहा है ना इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। तो कह रहा है कि 2000 ईस्वी में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, मतलब मध्य प्रदेश से जो है ना छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, और कब, 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और कैमा राज्य था, 26वां राज्य था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए करा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए करा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया जो 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। ये कैमा राज्य था, 27वां राज्य था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और बिहार से जो है ना झारखंड बनाया गया। कब, तो 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। 21वां राज्य था, 28वां राज्य था। ये तीनों पॉइंट ने याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसका ट्रिक होता है, देखिए ट्रिक सर के द्वारा दिया हुआ है, छहुआ, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या है तो झारखंड है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 2014 में तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना। तो क्या देखिए याद रखिएगा कि 2014 में जो है ना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना, और वर्तमान में जो है ना भारत में 28 राज्य और 8 क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो है ना भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आगे देखा रहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला क्या है जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या है लद्दाख। ठीक है, आगे करा कि आज़ादी के बाद क ख ग समूह में राज्य का गठन किया गया था। मतलब आज़ादी के बाद जो है ना क ख ग
समूह में राज्य का गठन किया गया था। और आगे कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग उठा। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग उठा और राज्य जो है ना पुनर्गठन संबंधित प्रमुख आयोग देखिए दिया हुआ है। मतलब ये जो नीचे टॉपिक है ना क्या है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग संबंधित प्रमुख आयोग है। कौन कौन है देखिए, पहला क्या है तो धर आयोग, एस के धर आयोग। कह रहा है क्या, एस के धर आयोग, इसका जो स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सुझाव, एस के धर आयोग का जो सुझाव था वो क्या था, तो कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एस के धर का सुझाव था, क्योंकि इससे देश की एकता खंडित हो सकता है। मतलब किसका सुझाव था, एस के धर आयोग का सुझाव था। और भाषा के जगह राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधानुसार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जेबीपी समिति, इसका स्थापना अगर बात करें तो 1948 में ही हुआ था। जेबीपी समिति का जो सुझाव था वो क्या था, उसके बारे में कह रहा है कि जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से क्या है पटाभी सीतारामैया। तो जेबीपी मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, ये तीनों इस समिति के क्या थे, सदस्य थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जेबीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया थे। ये तीनों क्या थे, जेबीपी समिति के अध्यक्ष थे। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1948 में जेबीपी समिति का स्थापना हुआ था। आगे करा इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को जो है ना ठुकरा दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि तब दक्षिण भारत में एक गांधीवादी नेता श्री राम मुल्लू भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर अनशन पर चले गए। ठीक है, और 50 दिन से भी अधिक समय के अनशन के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई, श्री राम मुल्लू भाषा जो है ना इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, श्री राम मुल्लू का मृत्यु हो गया था और जिसके बाद वहाँ आंदोलन उग्र हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि तब केंद्रीय सरकार ने मजबूरी बस अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पे प्रदेश का जो है ना गठन किया। तब जो है क्या हुआ ना कि जब उनका मृत्यु हुआ, 50 दिन अनशन पे रहे तो उनका मृत्यु हो गया। तो क्या हो, किन्हीं का मृत्यु होने पे क्या होता है, आंदोलन उग्र हो जाता है। तो उग्र होने के बाद क्या हुआ ना कि मतलब केंद्र सरकार के द्वारा मजबूरी में क्या हुआ, तो अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पे जो है ना प्रदेश का गठन किया गया। और भाषा के आधार पे गठित होने वाला अगर पहला राज्य बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश बना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है और बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो भाषा के आधार पे गठित होने वाला प्रथम राज्य बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बहुत ही मज़ा आएगा बुक पढ़ने में। देखिए ना, आपको पॉलिटी पूरा एक जगह जो है ना सारा आपको निचोड़ मिल जाएगा। इसलिए इस बुक को ना सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और हर ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पे जो है ना पूरा डिटेल के साथ आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लेट होता है क्लास में, कभी कोई समस्या कारण ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास प्रैक्टिस सेट हो या तो क्वेश्चन बैंक हो, आपको सारा क्लास इस चैनल पे मिलते रहेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं कि हाँ, क्लास को हर जगह शेयर करें और सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर कर ही लीजिएगा। जितना हो पाता है हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उस अनुसार हम आपको दे पाएँ। तो याद रखिए ना कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बोलेगा तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद दूसरे क्षेत्र से भी भाषा के आधार पे राज्य का जो है ना मांग उठने लगा। आगे कह रहा है कि फजल अली आयोग, ये क्या कह रहा है, तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग का आयोग बनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसकी अध्यक्षता में जो है किसकी अध्यक्षता में कब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है, देखिए आगे कर रहा है इसके जो है ना फजल अली आयोग के जो है 3 सदस्य थे। कौन थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पनिकर एवं H.N. कंजरू। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को मांग को स्वीकार कर लिया, पर एक भाषा एक राज्य के मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, आगे करा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर संविधान में 7वां संशोधन कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद पारित किया गया। ठीक है, तो कह रहा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर संविधान में 7वां संशोधन कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद पारित किया गया, संसद में जो है पारित किया गया। एवं 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। तो कह रहा है कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संघ राज्य को समाप्त कर सकती है। ठीक है, और पर राज्य संघ जो है ना को समाप्त नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संसद अपने अनुसार जो है ना भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्निर्धारण कर सकती है और संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, परंतु
राज संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश, कह रहा है कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को भारत से अलग होने का अधिकार जो है ना नहीं है। आगे कह रहा है इसलिए भारत को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। अमेरिका में ना तो संघ का विभाजन किया जा सकता है और ना ही राज्य का, अतः अमेरिका को अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है अनुच्छेद 1 में क्या है तो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है तो विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में क्या है तो भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमाओं में क्या है परिवर्तन संबंधित कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 है। नहीं देखिए, कह अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो बदलाव करती है उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक समान विधायी प्रक्रिया माना जाता है। आगे कह रहा है कि भारत यदि अपना क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र को किसी समझौते के तहत देना चाहता हो तब ऐसा संविधान संशोधन करके ही ऐसा किया जा सकता है। तो कह रहा है कि भारत यदि अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को किसी समझौते के तहत देना चाहता हो तब ऐसा संविधान में संशोधन करके ही ऐसा किया जा सकता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया। तो कह रहा है कि 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने अपना कुछ क्षेत्र जो है ना बांग्लादेश को दे दिया। ठीक है, ये प्रश्न 1 का जो है ना सारा डिटेल दिया हुआ था, इतना सारा डिटेल जो है प्रश्न 1 संख्या का था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, बताइए। कह रहा है अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर। तो कह रहा है ना कि जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल हुआ। कब, 1947 में। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया था, जो कि डोगरा हिंदू राजवंश से क्या थे, संबंधित थे। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 370 को जोड़कर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान जो है अलग झंडा होता था। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान अलग झंडा होता था। कश्मीर में दोहरी नागरिकता था, एक जम्मू कश्मीर एवं एक भारत का। ठीक है, कश्मीर में क्या था, दोहरी नागरिकता था, एक जम्मू का था, एक जम्मू कश्मीर का था, एक भारत का था। और जम्मू कश्मीर आंतरिक मामलों में कानूनी बनाने के लिए स्वतंत्र था और भारत के सभी कानून 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर अब होता है। ठीक है, जब से जो है ना 370 खत्म हुआ है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 35 का ए का संबंध जम्मू कश्मीर से ही था। इसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को शक्ति दिया गया था कि वह राज्य में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2019 में वर्तमान सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया। तो कह रहा है कि 2019 में वर्तमान सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया। आगे कह रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होता है और भारत का सभी कानून जो है ना लागू होता है। जब से 370 हटा है तब से क्या होता है, भारत का संविधान लागू होता है और भारत का सभी कानून क्या होता है, लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बताइए। क्योंकि 2008 का क्वेश्चन है तो इजी तो थोड़ा रहेगा ही। तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। क्या होगा, उपराष्ट्रपति को। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है एवं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं एवं लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। मतलब अदली बदली करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और लोकसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, जो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है और राज्यसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अगर त्यागपत्र देना रहेगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और नेक्स्ट है, कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को एवं विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। मतलब विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उसका अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है और विधानसभा जो उपाध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। आगे कह रहा है कि विधानसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को दे देते हैं
और विधान परिषद के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, जो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? बताइए। अगर भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना रहेगा तो कैसे हटाएंगे, क्या होगा? तो संसद के द्वारा। क्या होगा? संसद के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा से क्या होता है? शुरू किया जा सकता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा से क्या होता है? शुरू किया जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सामान्यतः राष्ट्रपति को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। ठीक है, सामान्यतः जो होता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए चुनाव होता है, और पर इन्हें 5 साल से पहले जो है ना पहले भी पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल के पूर्व हटाने का आधार क्या है? तो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे का ये अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट पॉइंट है करा कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 61 में है। और नेक्स्ट है कि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान इन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान एवं इन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद को खाली कर देता है, तो भी उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? अवैध नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। मतलब भारत में जो है ना क्वेश्चन दे देगा कि भारत में अब तक जो है किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? तो नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। आगे कह रहा है कि यह देश का संवैधानिक नामपत्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविकता प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो कह रहा है यह देश का जो है ना संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविकता क्या है? तो प्रमुख क्या होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, सबको पता होगा। आगे कह रहा है कि देश में कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, परंतु जो है ना पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करता है। तो देश में कोई भी कार्य होता है ना वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के महारानी जैसा है, दोनों देश के प्रमुख होते हैं, पर बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से अधिकतर निर्णय नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसके नीचे कौन होता है? तो जो डिफेंस मिनिस्टर होता है। उसके नीचे कौन होता है? तो जो CDS होते हैं ना वो होते हैं। उसके बाद तीनों सेनाओं का मतलब जो है ना हेड होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों, कह रहा है संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन, कह रहा है कि संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश अस्थायी जो है ना कानून जारी करता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 123 में किया गया है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में है, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय जो है ना के न्यायाधीश करता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी को क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति जो होते हैं अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी को क्या कर सकते हैं? क्षमादान कर सकता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के से किसी भी विधिक मामले में जो है ना सलाह ले सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक मामले में सलाह ले सकता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 143 के तहत। और अपराधी को क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। लेकिन जो है ना यह सलाह बातकारी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है देश में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे, तब जो है ना घोषणा हो सकता है आपातकाल का। देखिए नोट में दिया हुआ कि राष्ट्रपति को पढ़कर तुरंत राज्यपाल को भी पढ़िए,
तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब नोट में दिया हुआ है, मतलब राष्ट्रपति को पढ़कर जो है तुरंत राष्ट्रपति को पढ़िए, इस तरह के द्वारा लिखा गया है, तब ना बोले थोड़ा सा ना आसान भाषा में इस तरह के द्वारा जो है ना, और एक जगह जो है ना मतलब सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है तो थोड़ा सा ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो कह रहे हैं कि सर के द्वारा लिखा हुआ राष्ट्रपति को पढ़कर तुरंत राज्यपाल को पढ़िए, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह क्या होता है राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 5 पे कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। क्या हो जाएगा बताइए, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है बताइए। अभी तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन उसमें क्वेश्चन कौन था, दोहराट का पेपर था, तो क्या हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है। आगे देखिए, इसमें देखिए आगे देखिए दिया हुआ है, ये कह रहा है कि प्रश्न में करंट अफेयर्स था, प्रश्न करंट अफेयर्स से था। उस वक्त कौन थे, प्रतिभा सिंह पाटिल थे। कौन थे, प्रतिभा सिंह पाटिल थे, याद रखिए उस समय। अब भारत में वर्तमान राष्ट्रपति बोलेगा, नाम बोलेगा कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो 2022 से अब तक है। और द्रौपदी मुर्मू देश का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और यह देश की दूसरी महिला क्या है, राष्ट्रपति हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। देखिए नोट में दिया हुआ है कि देश की प्रथम महिला बोलेगा तो राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल, और दूसरी बोलेगा तो क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। आगे कह रहा मुर्मू आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले देश के प्रथम राष्ट्रपति, इनका जन्म 1958 में उड़ीसा राज्य में हुआ था। आगे कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है ना राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी, और झारखंड की जो है ना 8वीं राज्यपाल रही थी। कौन, द्रौपदी मुर्मू। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 पे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 76 में जो है ना महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। तो 76 में क्या है, महान्यायवादी के पद का उल्लेख है, मतलब चर्चा किया गया है। और इसे जो है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको, महान्यायवादी कहते हैं। और आगे कह रहा है कि यह केंद्र सरकार के सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। कौन, अटॉर्नी जनरल, मतलब महान्यायवादी, और मुख्य वकील होता है। महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति को ही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होना चाहिए। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब इच्छा पर, जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर क्या रहेंगे, मतलब बने रहेंगे। आगे कह रहा है कि महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति चाहेंगे तो हटा सकते हैं, राष्ट्रपति चाहेंगे तो बना सकते हैं। जब तक उनका मन रहेगा जब तक महान्यायवादी के पद पे जो है ना वो व्यक्ति रह सकते हैं। आगे कह रहा है कि महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और देश के अंदर किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। देश की किसी भी अदालत में जो है ना महान्यायवादी को सुनवाई करने का क्या होता है, अधिकार होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महान्यायवादी ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही कोई मंत्री, फिर भी ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, हालांकि मतदान वे नहीं कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है और ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस कारण से महान्यायवादी को निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है और ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं, और इस कारण से महान्यायवादी को निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। और आगे देखिए नोट में दिया हुआ है कि जब महान्यायवादी पढ़िए तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस सर के द्वारा जो है ना बोला गया है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। लूसेंट निकालिएगा, लूसेंट में दिया हुआ है महान्यायवादी चैप्टर, उसको आगे देखिए महाधिवक्ता राज्य में होगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी नहीं होगा तो हम लूसेंट से चाहे कोई भी बुक से हम जो है ना वहाँ पे टेलीग्राम में जो है PDF हम डाल देंगे। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है कि जो कार्य केंद्र में महान्यायवादी करता है वही कार्य में जो है ना कार्य राज्य में महाधिवक्ता करता है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा है। तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 165 में है। और ये जो है ना ये राज्य के सर्वोच्च विधिक और कानूनी अधिकारी होते हैं, और इसकी नियुक्ति जो है ना राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एवं राज्यपाल की इच्छा तक जो है ना अपने पद पर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। और महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है, और ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, बाकी तो सर के द्वारा डिटेल दिया हुआ है महाधिवक्ता के बारे में। आगे देखिए कह रहा है कि इसे राज्य के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का क्या होता है, अधिकार होता है महाधिवक्ता को। और महाधिवक्ता ना तो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और ना ही राज्य के होते हैं। जो महाधिवक्ता होते हैं ना तो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और ना ही राज्य के। आगे कह रहा है कि ये मंत्री जो है ना फिर भी ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, हालांकि वे मतदान नहीं कर सकते हैं। वही अटॉर्नी जनरल वाला काम हुआ, और महाधिवक्ता राज्य में महाधिवक्ता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, बताइए। अभी पढ़ रहे थे अटॉर्नी जनरल के बारे में, बताइए भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो वही डिटेल सारा दिया, तो इसलिए डिटेल उसमें सारा सर दिए नहीं है। तो महान्यायवादी के ऊपर डिटेल सारी जानकारी दिया जा चुका है, सर के बारे में दिया, वो सही बात है। अभी पढ़े थे महान्यायवादी के बारे में पढ़ रहे थे पूरा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। जो राज्य मंत्रिपरिषद होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह हो जाएगा विधानसभा। क्या होगा, विधानसभा, ठीक है। तो कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि राज्य मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, और जो राज्य में मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मतलब राज्य में जो मंत्री होता है वो राज्यपाल के प्रति और केंद्र में जो मंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि जो है ना, जब तक कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। और लोकसभा में बहुमत ना होने पर सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे कह रहा है कि लोकसभा में सरकार गिरने पर राज्यसभा के मंत्रियों का मंत्री पद समाप्त हो जाता है, हालांकि राज्यसभा का सदस्यता समाप्त नहीं होता है। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देने का मतलब होता है कि पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे रहे हैं तो पूरे मंत्रिमंडल क्या होगा, त्यागपत्र मतलब सभी जो है ना, मतलब मंत्रिमंडल से क्या हो जाए, हट जाएगा। आगे कह रहा है किसी एक मंत्री का त्यागपत्र देने से सिर्फ उस मंत्री का पद खाली मतलब रिक्त होता है और इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री दे देंगे तो पूरे पर फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जबकि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से सभी मंत्रियों का त्यागपत्र हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नए प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है और अलग अलग मंत्रियों का शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होता है, जो भी हाल ही में हुआ है। और आगे कह रहा है केंद्र में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के क्या प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्र में जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या जो है ना कितनी है। लोकसभा का सीट पूछा, क्या हो जाएगा, तो 40। जो भी हाल ही में अगला साल क्या है, तो चुनाव है, सॉरी विधानसभा का, सॉरी लोकसभा का चुनाव तो हो चुका है, विधानसभा का चुनाव है। देखिए आगे कह रहा है कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है और राज्यसभा का सीट बोलेगा तो कितना है, 16 बिहार में। अब विधानसभा का सीट बोलेगा बिहार में कितना, 243 है और विधान परिषद का बोलेगा कितना है, तो 75 है। ये सब पॉइंट चारों याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा सीट बोलेगा तो 40, राज्यसभा सीट बोलेगा तो 16, विधानसभा सीट बोलेगा तो 243 और विधान परिषद का बोलेगा तो सीट 75 है। इन सभी सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, अर्थात राज्य की जनसंख्या अधिक तो अधिक सीट और जनसंख्या कम तो क्या होगा, कम सीट। आगे कह रहा है कि लोकसभा जो है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सबसे अधिक जो है ना सीट उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यूपी में लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट बोलेगा तो कितना है, 31 है और यूपी में विधानसभा सीट बोलेगा 403 है और विधान परिषद बोलेगा तो कितना है, 100 सीट है। आगे कह रहा है कि केंद्र में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक जो है ना फिक्स मतलब स्थिर कर दिया गया है 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। आगे कह रहा है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 कार्य किया गया है। पहला क्या है, लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किया गया है। और देखिए दूसरा काम क्या किया गया है, तो लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था एवं राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है लोकसभा की अधिकतम संख्या बोलेगा तो सदस्य संख्या 552 होता था, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 550 है। 530 राज्य से है और 20 क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश से है, हो सकता है, ठीक है, और मतलब है और मतलब संख्या हो सकता है। एवं राज्य में अधिकतम संख्या बोलेगा तो कितना है, तो 250 है, कितना 250 है। तो याद रखिएगा कि जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या बोलेगा तो 550, कहाँ से है, 530 राज्य से और 20 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश से है। और राज्यसभा में कितना अधिकतम हो सकता है, तो 250 हो सकता है। आगे कह रहा है कि किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकता है, जबकि न्यूनतम बोलेगा तो 60 हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या बोलेगा कितना हो सकता है, तो 500 और न्यूनतम बोलेगा तो 60 हो सकता है। देखिए एक्सेप्शन में 3-4 राज्य में क्या है, तो 40-40 सीटें हैं। तो कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों को 1/3 हो सकता है, जबकि न्यूनतम बोलेगा तो 40 हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का कौन बुलाता है, बताइए।
राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। तो कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, पर इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है ना किया जाता है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक का चर्चा अनुच्छेद 108 में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 108 में है। और यह प्रावधान जो है ना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है? तो लिया गया है। और किस मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? देखिए, तो केवल समान विधेयक के मामले में जो है ना संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और आगे देखिए पॉइंट में कह रहा है कि जब समान विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में जाता है, यह राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में जाता है और 6 महीना तक दूसरा सदन कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो माना जाता है कि जो है ना गतिरोध पैदा हो गया। और इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है? बुलाया जाता है। मतलब अधिवेशन कब बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन उसके बारे में दिया हुआ है, कब बुलाया जाता है? तो जब गतिरोध पैदा हो गया, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए जो है ना संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है? संचालित होता है। और लोकसभा में सीटों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त अधिवेशन जो है ना के मामले में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट है, किस मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में, मतलब और क्या है? धन विधेयक के मामले में। तो कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। तो कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग क्या है? तो पारित होना अनिवार्य है। आगे कह रहा है कि जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, कह रहा है कि जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। और यह प्रावधान जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कह रहा है कि धन विधेयक जो होता है सबसे पहले कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा में धन विधेयक अधिकतम 14 दिन तक जो है ना रोक के रख सकता है, और 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक जो है ना न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। तो कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मत देने की न्यूनतम उम्र जो है ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और आगे कह रहा है स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि के चुनाव लड़ने के लिए जो है ना 21 वर्ष है। ये सब के लिए कितनी? 21 वर्ष है। विधायिका के निचले सदन केंद्र में लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, विधायिका के ऊपरी सदन केंद्र में राज्यसभा एवं राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। अर्थात केंद्रीय विधानमंडल, विधायिका एवं संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 25 वर्ष है। तो अर्थात याद रखिए, केंद्रीय विधानमंडल, विधायिका या संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो कह रहा है स्थानीय निकाय मतलब लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। और स्थानीय निकाय मतलब गाँव में ग्राम पंचायत एवं शहर में नगर पालिका इत्यादि होता है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992-93 का संबंध स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने से है। आगे कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी स्वशासन, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नोट में है कि पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अतः इसे अच्छे से पढ़ें। इस सर के द्वारा बोला गया है, क्योंकि बिहार दरोगा में से क्वेश्चन बीएससी हो गया या तो बिहार दरोगा हो या तो अदर एग्जाम हो गया, उस समय क्वेश्चन पंचायती राज से बहुत आता है, इसलिए सर के द्वारा जो है ना ऐड कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 13 पे कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कौन रहे हैं? इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी होगा। आर.सी. लाहौटी भी रहे हैं, एन.के. सिंह भी रहे हैं, और के.जी. बालकृष्णन भी रहे हैं। ये सभी जो है ना भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। इसका आंसर होगा सभी, उपयुक्त में से सभी होगा।
तो कह रहा है ना कि नोट में देखिए, नोट में दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हैं और ना बने तो इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या बात है, सर के द्वारा बोला गया है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए और ना आए तो इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब इस सही बात है, ज़्यादा समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि समय एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम हॉल में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ज़्यादा सोच समझ में टाइम व्यतीत नहीं करना चाहिए कि अगर बना तो बना, नहीं बना तो सीधा स्क्रिप कर दीजिए, उसको अगर समय मिले तो बाद में उसको देखिए। तो कह रहा है आर सी लाहौटी का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 2004 से 2005 तक था, और जस्टिस एन के सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ईस्वी तक थे। आगे कह रहा है कि जस्टिस एन के सिंह का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल सबसे छोटा था। जस्टिस जो है ना, एन के सिंह का जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कार्यकाल किया था सबसे छोटा था, और के जी बालकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 2007 से 2010 तक था। ठीक है, आगे कह रहा है के जी बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे कहेगा ना कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो के जी बालकृष्णन थे। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो हीरालाल जे कानिया थे। और जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक जो है मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और आगे कह रहा है कि जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना कार्यकाल सबसे लंबा था। तो जस्टिस जो है ना वाई वी चंद्रचूड़ का जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो इनका कार्यकाल क्या था, सबसे लंबा था। और देखिए नोट में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के साथ में जरूर पढ़ें, मतलब उच्चतम न्यायालय को भी पढ़िए और साथ में उच्च न्यायालय को भी क्या है, साथ में जरूर पढ़िए, सर के द्वारा बोला गया है। आगे कह रहा है कि देश में सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लोग कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि देश में सर्वप्रथम जो है ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, मतलब स्थापना किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में कोलकाता में किया गया था, और 1862 में बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना भी किया गया था। 1862 में ही, कहाँ, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के गठन की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। आगे कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा था, पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक अलग जो है एक ही न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। तो कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा था, पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है ना कि गोवा और महाराष्ट्र क्या है, तो एक ही न्यायालय है। और क्या, जैसे गोवा और महाराष्ट्र का एक ही न्यायालय है, और मुंबई उच्च न्यायालय कौन है, मुंबई उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे कह रहा है उच्च न्यायालय की संख्या घटाना बढ़ाना संसद का कार्य है, जबकि इन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या घटाना बढ़ाना ये जो है राष्ट्रपति का कार्य है। ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय की संख्या घटाना या बढ़ाना ये संसद का काम है, लेकिन जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का संख्या घटाना बढ़ाना जो है ना किसका काम है, तो राष्ट्रपति का काम है। और किसी एक उच्च न्यायालय में से दूसरे उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता इत्यादि समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट कह रहा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का उल्लेख नहीं है, जबकि अधिकतम उम्र 62 से अधिक नहीं हो सकता है हाईकोर्ट का। ठीक है, और हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये सभी त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जो है ना राज्यपाल शपथ दिलवाता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलवाते हैं, राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है ना महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाता है। और आगे कह रहा है कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह के रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट कह रहा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाता है, और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह के जो है रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो था ना 2008 का जो क्वेश्चन पॉलिटी में आया था बिहार दरोगा में, वो सारा क्वेश्चन पॉलिटी का था। और अगला देखिए जो एग्जाम हुआ है प्रवर्तन अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति परीक्षा 26/8/2012 को एग्जाम हुआ, यहाँ से जो है इसका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो मतलब पॉलिटी का जो भी पॉलिटी क्वेश्चन आया है इसका जो है ना पूरा देखते हैं कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा हम इसको देखते हैं। ठीक है, जितना हो पाएगा ना उतना 1 घंटा में जितना कोशिश करेंगे, 1 सवा घंटा का डेली क्लास जो है ना इस बुक का डेली 1 से सवा घंटा का डेली पर डे क्लास जो है ना आए। जितना भी क्वेश्चन है तो 10 हो तो 15 हो तो 16 हो, जितना भी हो सके कंटिन्यू बेसिस पे करते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा ना कि पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, जैसे से सारा दिया हुआ इस प्रकार जो है, जैसे ज्ञान बिंदु खत्म हो रहा है वैसे ये भी बुक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसमें, मतलब 14 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब की गई है, बताइए। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। तो कह रहा है ना कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार 25 जून 1975 ईस्वी घोषित किया गया था, जो 21 महीनों तक क्या है चला था। तो कह रहा है ना कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को ईस्वी को घोषित किया था, जो 21 महीनों तक क्या है चला था। ठीक है। और आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का जो है ना प्रावधान है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। मतलब भारत में जो है अब तक कुल 3 बार क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और ये दोनों आपातकाल बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। ये दोनों 1962 और 1971। जबकि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, यह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। आगे कह रहा है वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने संविधान के 40वां संविधान संशोधन 1978 किया एवं आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार बनाया। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय संविधान में 3 तरह से आपातकाल की चर्चा है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। और वर्तमान में यह युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं अशांति के आधार पर लगाया जाता है। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा क्या है? तो संवैधानिक आपातकाल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। और इसी आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। किसी राज्य में चुनाव के उपरांत यदि कोई भी दल या दलों का समूह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहता है तो ऐसा माना जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हो सकता है। अतः उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध करता है। ठीक है। आगे कह रहा है इसका प्रयोग सबसे पहले 1951 में पंजाब में किया गया था। कहाँ किया गया था? पंजाब में। ठीक है। मतलब राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार कहाँ लगा था? 1951 में पंजाब में लगा था। इस प्रावधान को सर्वाधिक बार दुरुपयोग किया गया है। और तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है? तो कह रहा है इसका वर्णन 360 में है। ठीक है। जब देश का वित्तीय स्थिति खतरा में आ जाए तो इस आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक जो है ना एक बार भी नहीं किया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सर के द्वारा बोला गया है, इसलिए इस प्रश्न को जैसा प्रश्न क्या है तो भी आई है। ठीक है। क्वेश्चन रहा है 15 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? बताइए भारतीय संविधान में जो अध्याय है वो कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और जो है ना 395 अनुच्छेद था। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है ना 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और 450 अनुच्छेद हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति दी गई थी? बताइए भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2005 ईस्वी में। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान की चर्चा है। हालांकि भारतीय संविधान ने संसद को अधिकार दिया है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। आगे कह रहा है कि भारत ने एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो कह रहा है कि भारत ने एकल नागरिकता के प्रावधान को जो है ना अपनाया है, जो कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और आगे कह रहा है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों से दोहरी नागरिकता है। मतलब अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में क्या है? दोहरी नागरिकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता अर्जन प्राप्ति की निम्न शर्तें उपबंधित दी गई है। क्या होगा? तो जन्म के आधार पे मिलेगा, वंशाक्रम के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पे। आगे कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता से वंचित करने की 3 स्थितियां बताई गई है। मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता से वंचित करने की जो है ना 3 स्थितियां मतलब बताई गई। पहला क्या? स्वैच्छिक से आप त्याग दे सकते हैं, मतलब नागरिकता त्याग सकते हैं, और बर्खास्तगी द्वारा और वचन के आधार पे। ठीक है। आगे कह रहा है चूंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अवधारणा का कोई संवैधानिक जो है ना आधार नहीं है, इसलिए इसे वर्ष 2000 में गठित एलम सीमित समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का आह्वान जो है ना किया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर प्रावधान शामिल किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 है। क्या आर्टिकल 19 है? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान की चर्चा है।
और मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में जो है ना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार की चर्चा था, वर्तमान में जो है ना 6 मौलिक अधिकार है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाले जनता पार्टी सरकार ने संविधान में 40वां संविधान संशोधन 1978 किया एवं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो है विधिक अधिकार बना दिया। अब वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं है, अब इसे भारतीय संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 300 के ए में डाला गया है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 12 में क्या है, तो यह राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 12 क्या है, तो राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 15 क्या है, तो किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। कौन अनुच्छेद 15 करता है? अनुच्छेद 17 क्या है, तो छुआछूत का मतलब स्पृश्यता या छुआछूत का अंत क्या है, तो VVI अनुच्छेद है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कह रहा है वर्तमान एग्जाम में निम्नलिखित प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है। ये देखिए, कह रहा है कि प्रेस मीडिया के में स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, इंटरनेट का अधिकार है, देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार है और निजी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार है। यह सभी अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार। ये सारा जो है क्या है, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। आगे कर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए कौन कौन, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, साफ हवा, साफ पर्यावरण का अधिकार है, मनपसंद जीवन साथी का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में सारा बोला गया है। और निजता का अधिकार यह KS पुट्टास्वामी केस के तहत आया था। और विदेश घूमने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बोले अनुच्छेद 21 का ए में है, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। आगे कह रहा है कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और ना ही यह मौलिक कर्तव्य है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और ना ही यह जो है ना मौलिक कर्तव्य है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। नोट में कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, बोला गया है सर के द्वारा। आगे क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था। RTI जो कानून था किस वर्ष प्रभावी हुआ था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में प्रभावी हुआ था। तो कह रहा है सूचना का अधिकार जो है RTI जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों को सूचना अधिकारों से संबंध नियम के और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। आगे कह रहा है कि RTI विधेयक भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो कह रहा है ना कि RTI जो विधेयक भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ और यह अधिनियम भारतीय संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए बनाया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के तहत इसे रखा गया था। और सूचना का अधिकार वर्तमान में एक क्या है, तो मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार वर्तमान में क्या है, एक मौलिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है, बताइए। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर, मतलब लोकसभा करता है, लोकसभा का स्पीकर। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार निजी किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है और यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ना लिया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जबकि राष्ट्रपति द्वारा इसका अध्यक्षता नहीं किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। आगे करा यह लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है, अर्थात अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अर्थात बोल रहा है कि अधिवेशन में लोकसभा जो होता है राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यदि विधेयक बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। आगे कर अभी तक जो है ना केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार कब, दहेज प्रतिबंधक विधेयक 1961 में, दूसरी बार बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में और तीसरी बार आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 में बुलाया गया। तो अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, 1961, 78 और 2002 में बुलाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम रहा था, बताइए। कौन सा राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद का। किसका? राजेंद्र प्रसाद का। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना भारत में राज्य का प्रमुख होता है, अर्थात यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि देश का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और यह देश का जो है सर्वोच्च पद होता है। कौन? राष्ट्रपति का। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ उसके द्वारा या सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। ठीक है, 53 के द्वारा। आगे कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद और राज्य के विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और भारत के पहला राष्ट्रपति बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 2 बार जो है ना राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, अर्थात सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। किसका? राजेंद्र प्रसाद का था। और नेक्स्ट एस राधाकृष्णन के बारे में बोल रहा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे एवं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। आगे कह रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के जो है ना प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। तो अब्दुल कलाम जो थे ना वो भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और नोट में कि राष्ट्रपति के बारे में आगे विशेष चर्चा किया जाएगा, सारा सर के बारे द्वारा बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बताइए क्या होगा। कह रहा है किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायत एवं संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया है। और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को जो है ना पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और नोट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ऊपर आगे विशेष चर्चा किया गया, इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर आगे विशेष चर्चा किया गया है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और अगले क्लास में जो है ना उत्पाद और निरीक्षक उत्पाद दरोगा नियुक्ति जो है परीक्षा हुआ था 1/9/2012 से, इसका क्लास जो है ना अगले क्लास में करेंगे। तो वहाँ तक जो है ना सभी लोग क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और बाकी हर ग्रुप में क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि क्लास आप लोग को इस बुक का जो क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी कैसे कैसे क्लास करवाना है थोड़ा रिव्यू दे दीजिएगा, जो भी आपको मन में क्वेरी रहेगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 22 से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। 2 सेट का तो कंप्लीट हो गया, 2 मतलब साल का जो क्वेश्चन था पॉलिटी का, दोनों का जो ईयर का जो है ना कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।